बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिन कर बनती है रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटियाँ तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी। और क्या, बोलकर तमक कर उठी वंदना और 2 रोटियां विकास जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। विकास जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, वंदना का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो सुधा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए बोल पड़ी, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए मान जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसीलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे संजय मुन्ना की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि वह शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटियां यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल रहे थे। विकास जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल से भिगो कर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से सुधा जी की आंखों से आंसू इस तरह बह जा रहे थे कि रोटी कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो साथ से उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। चुन्नू और मुन्नू पहले ही खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में विकास जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रौद्र रूप, वो आंखें तरेर कर हाथ नचाना, सब याद करके विकास जी और सुधा जी किंकरत विमूढ़ सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब सुधा जी ब्याह कर आई तब विकास जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और 1 परसास।
घर में सबकी लाडली बहू थी, गुलगोधनी सी प्यारी भोली भाली सुधा जी। सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती तो जाने कब सबकी सुना सुनी विकास जी भी अपनी पत्नी सुधा को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। और आज सबकी खुद सुधा जी 2 बहुओं की सास थी। फिर भी विकास जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनने थे कि सुधा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसे हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल में दबा लिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। विकास जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब सुधा जी कुछ संयत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे यह रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर बोले विकास जी, यह सोचकर खा लेता हूँ दुल्हन की भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें छलक आई थी विकास जी की, जिसे सुधा जी ने आगे बढ़कर अपनी आंचल से पोंछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति छीन होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है। आज सुधा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब वो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल विकास जी और सुधा जी के 2 बेटे थे, बड़ा संजय मुन्ना और छोटा सुरेश। संजय हमेशा माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए सुधा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसीलिए संजय का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। सुरेश संजय के मुकाबले पढ़ाई में उतना ही जहीन नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, संजय और उद्दंड होता गया और सुरेश अपने लक्ष्य का समर्पित होने लगा। संजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और सुरेश इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया तो फिर वहीं की लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीना से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें सुरेश से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे संजय से लगा रखी थी। विकास जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे विकास जी और दोनों पति पत्नी चित्तरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों चुन्नू और मुन्नू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे सुरेश ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसीलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे ही। सो इसी का फायदा उठाया संजय ने। संजय के सास ससुर भी उसकी कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब विकास जी और सुधा जी के आ जाने से उन्हें संजय ने अलग कर एक किराए के घर में रखवा दिया था।
इसीलिए भी वंदना को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ी रही थी। इसके लिए सुरेश की हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी ज़रूरी थी। संजय और वंदना ने यह कहकर सुरेश ने तो लीना से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लीना को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं और उकसाते हुए संजय बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहाँ विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिलमिला गई सुधा जी और किसी तरह विकास जी को जोड़ दिलाकर घर संजय के नाम लिखवा दिया। तब दो बेटा बहू इतना मीठा बहू बोलते थे और इतना मान सत्कार और आदर देते कि सुधा जी की और विकास जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब विकास जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर विकास जी और सुधा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की ठिठाई तो इतनी थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बड़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक विकास जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और विकास जी को पेंशन तो मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो विकास जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम कमोबेश राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज विकास जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मुन्ना की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों विकास जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं ही कहा जा सकता था। आह, कितना सुंदर हवादार घर था वो। बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर विकास जी को हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उसके मन में ये बात आ ही होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को सुरेश उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू की विकास जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग
2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूनी मन की आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा, पर वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे सुरेश का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मुन्ना ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क वार्क में घुमाया कीजिए। इससे थोड़ा वंदना को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नज़र रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए जब घर में किसी का फ़ोन आता था तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल तो गए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संजोग अच्छा था जो सुरेश का फोन आया और विकास जी ने सामान्य बातचीत के बाद फोन सुधा जी को पकड़ा दिया था। सुधा जी ने रोते बिलखते हुए संजय की सारी कारस्तानी सुरेश को बता दी। सुनकर सुरेश स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि लीना माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। सुरेश जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। सुरेश जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और सुरेश का हक मारने के लिए किया है। क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसीलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि कहीं सुरेश माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा सुरेश ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी यह कहकर नहीं दिया कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि सुरेश और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस संजय और वंदना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब सुरेश बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से सुरेश यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार संजय पर ही लुटाते थे। माँ और जो संजय भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार सुरेश के साथ पक्षपातपूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। संजय से दबकर ही सुरेश बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं।
वैसे ही बचपन में भी कई बार संजय की स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे सुधा जी की ममता ढक लेती थी। सुरेश इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वही इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब संजय की असलियत पता चली, तब उन्होंने सुरेश पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर सुरेश को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे अब संजय भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश में बाहर जाकर सुरेश और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, ये सब बातें सुरेश अब समझने लगा था। इसीलिए विकास जी और सुधा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसीलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। अब के सुरेश दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो लीना और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा वो। सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। सुरेश चाहता तो भाभी की बात का खूब करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा लिया। जब सुधा जी और विकास जी घर से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि वंदना को बाहर आकर उन्हें विदा ना करना पड़े। वंदना अपने आप से इतनी मंगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना जाए और वह उन्हें अपने पास रखकर ही सताए। खैर वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी। ऊपर से वंदना बोली, ले जाइए इन दोनों को सुरेश भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए अपने साथ, रखेंगे तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों को साथ रहना इतना भी आसान नहीं और यहाँ तो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर सुरेश का खून खौल गया। उसका तो मन किया कि वहीं भाभी को खरी खोटी सुनाई, पर संजय ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगले में झांक रहा था। इस दिन छोटी दिवाली थी, इसीलिए चुन्नू और मुन्नू घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चों की बातों से एक पल को तो सुधा और विकास जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए।
सुरेश कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब सुधा जी से नहीं रहा गया। बेटा, तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तो सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ, हम घर जा रहे हैं। और विकास जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी, मैंने हम तीनों का चित्तरंजन का टिकट करवाया है। हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तो भी एक विकास जी व सुधा जी को तो इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि सुरेश उन्हें वह मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद सुरेश उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल चित्तरंजन पहुंचकर सुरेश ने सीधे अमलाहदी के लिए जब टैक्सी किया तब सुधा जी ने पूछा, सुरेश, तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब सुरेश ने दोनों को सहारा देकर उतारा और विकास जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी, लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट। और अब इस घर में आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए सुरेश माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर सब सुरेश और विकास जी ने सुधा जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। सुधा जी घर की हर कोने को, हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है। और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे सुरेश, तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है। वाह, क्या बात है। विकास जी चाय के शौकीन थे जो बोल पड़े। कुछ देर बाद सुरेश लीना और बच्चे को भी ले आया। लीना अपनी मम्मी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहते थे। चित्तरंजन के समीप आसनसोल में लीना के मामा का घर था। आज जब सब इकट्ठे हुए थे और विकास जी व सुधा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था। इसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिता जी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज सुधा जी और विकास जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहाँ संजय जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वहीं सुरेश जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।